बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से भी बात करेंगे, जिसके मुतालिक आज हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4500 जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ कर दिया जाएगा और 23.5 अरब रुपए जो हैं वो उन्हें अदा किए जाएंगे। सर्विस कवानीन के मुताबिक हर मुलाजिम को 23 लाख से ज़ायद की अदायगी की जाएगी और ये फ़ैसला ऑब्वियसली इसीलिए किया गया है, जो हुकूमत बार बार बता रही है कि बहुत बढ़ता चला जा रहा है जो खसारा है पाकिस्तान स्टील मिल्स का। हम हमेशा पाकिस्तान के जब कौमी इदारों की बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात हो या फिर स्टील मिल्स की बात हो, वाइट एलिफेंट्स इनको कहा जाता है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के ख़जाने को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, खसारे में लेकर जा रहे हैं और वो स्टील मिल्स जो बड़े अरसे से बंद भी है। आज आगे जाके प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की तबाही का जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान में जो कोरोना की सिचुएशन है। हम रोज़ाना इस पर बात करते हैं कि जो कोविड की सेकेंड लहर है वो मज़ीद ख़तरनाक होती चली जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45 अफराद इस कोरोना से दम तोड़ गए हैं। जो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान वो 3045 हैं। 45 अफराद हमने आपको बताया कि उनका इंतकाल भी हो गया है। लिहाजा हुकूमत जो बार बार ये कह रही है कि अपोजिशन को या पीडीएम को अपनी पब्लिक गैदरिंग्स पर, अपने जलसों को पोस्टपोन कर देना चाहिए उस वक्त तक जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती। परसों जो है वो मुल्तान में जलसा है, सोमवार को जलसा है पीडीएम का, लेकिन आज ही हमने देखा है कि जलसागाह की जो सिचुएशन थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई अखाड़ा होने जा रहा है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्होंने तमाम रुकावटें हटा दी और जो कासिम बाग जहाँ पर ये जलसा होना है मुल्तान में, वहाँ जाकर ऑलरेडी बैठ गए हैं और उनके रहनुमा पीपल्स पार्टी की वो कहते हैं कि हमारे कारकुनान परसों जलसे तक यहाँ से नहीं हिलेंगे और कोई किसी को नहीं रोक सकता। पुलिस की जो रुकावटें उनकी तरफ से लगाई गई थी वो भी हटा दी गई, लेकिन अजीब एक ज़िद नज़र आ रही है कि आप जलसा पोस्टपोन करने को तैयार नहीं हैं। आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहा है कि ये कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत भी शायद उस लिहाज से अपोजिशन को मनाने में या उनसे बात करने में या इस मामले पर मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं रखती है। गो कि उन्होंने कहा है कि जी अदालती फ़ैसला भी यही है, NCOC के जो फ़ैसले हैं, उस कमेटी के जो डिसीजंस हुए थे, अदालत ने कहा कि उनको माना जाए और वो हर एक पर बाइंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी उस अदालती फैसले का एहतराम नहीं किया जा रहा। इसी पर आज हमारे साथ बात करेंगे। डिस्टिंग्विश्ड पैनल हमारे साथ एनालिस्ट का आज मौजूद है। जनरल एजाज़ अवान साहब हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट मुल्तान में हैं, जो इस जलसागाह कासिम बाग में मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ, उनसे। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताइएगा कि जलसा तो पीर को होना है जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो वहाँ पर माहौल हुआ है, जो कारकुनान जिस अंदाज में ज़बरदस्ती गए हैं, पुलिस रुकावटें हटी हैं, ये हो क्या रहा है वहाँ पर और क्या कोई एक्शन, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल सादिया, देखिए ये 30 जो नवंबर को जलसा होना था, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना SOPs के बायस इससे इजाज़त नहीं दी गई थी जलसे की। लेकिन जो अपोजिशन है, जो PDM के रहनुमा है, वो अपनी हट दर्मी पे कायम थे। उन्होंने बाजिद हैं कि वो अपना ये जो जलसा है, ये जो पावर शो है वो करके ही रहेंगे, जिसके बायस आज जो 12 बजे एक जो गिलानी हाउस मुल्तान में एक अहम इजलास हुआ, जिसके बाद फैसला किया गया कि जो अली मूसा गिलानी जो है उसकी क़यादत में एक रैली की सूरत में ये जो किला कोना कासिम बाग है, स्टेडियम जहाँ पर जलसा होना है, उसका रुख करेंगे। और 12:20-25 के करीब गिलानी हाउस से एक बहुत बड़ी कारकुनान के सूरत में, जालों की सूरत में अली मूसा गिलानी की क़यादत में एक रैली निकलती है, जो पुलिस की जानिब से जितनी रुकावटें लगाई गई थी उनको हटाते हुए, उनको तोड़ते हुए और यहाँ पर जलसागाह के बाहर पहुँचती है। जलसागाह के बाहर पहुँचने के बाद जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और JUI
यूआई फेक के जो कारकुनान है वो भी ऑलरेडी मौजूद थे। उनकी जानिब से भी तमाम जो किला कोना कासिम बाग के 5 गेट हैं, उन गेटों को ताले तोड़े जाते हैं। जो दरवाजे हैं मरकजी दरवाजे से ईंटों के जरिए ताले तोड़े जाते हैं। इसके अलावा जो खासदार तारे लगाई फुटेज भी देखी, आप कह रहे हैं कि 5 गेट्स हैं कासिम बाग के और 5 गेट्स जो थे वो ऑब्वियसली बंद किए गए थे, ताले लगे हुए थे। कारकुनान आए अपने रहनुमाओं की क़यादत में और वो ताले तोड़ दिए। अब वो क्या कह रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है कि हम परसों तक यहीं मौजूद रहेंगे और मजीद कारकुनान ऑब्वियसली आएंगे। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी के तो नहीं है, पीडीएम में शामिल और भी जमातें हैं, 11 जमातें। तो उनके कारकुनान को रोकने के लिए या ये जलसा ना करने देने के लिए क्या वहाँ पर आपको पुलिस की तरफ से कार्रवाई नज़र आ रही है फिर? जी बिल्कुल, देखें जो कारकुनान है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। जो हमें ज़राए से पता चला है कि 9 बजे के बाद JUI फेक के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर 3 घंटे के लिए आएंगे और उनकी एक बड़ी तादाद जो गुलगश्त में जो उनका मेन मदरसा है कासिम मालूम वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जो रैली की सूरत में 9 बजे के बाद वो जलसागाह का जो चार्ज है वो संभालेंगे और इनका यही कहना है तमाम जो जो PDM के कायदीन है कि यहाँ पर पूरी रात भी आज रुकेंगे, इसके बाद कल पूरा दिन रुकेंगे और उसके बाद जलसा जब तक जलसा नहीं होता वो तमाम जो रुकन है यहीं पर रहेंगे। दूसरी जानब आपने कार्रवाइयों के हवाले से पूछा तो कार्रवाइयों के हवाले से लोहारी गेट थाना लोहारी गेट में 70 नामजद और 300 से ज़ायद जो जाले हैं उनके जो नामालूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानब से यही बताया जा रहा है कि रात गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी भी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन ताहाल अभी तक जो देखा जा सकता है अपोजिशन और इंतज़ामिया में बिल्कुल ठनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर देखा जा सकता है कारकुनान तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जाले भी मौजूद है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आ जाते हैं कुछ चले जाते हैं। यहाँ पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अली मूसा, इसके अलावा अली हैदर वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो पुलिस की जानिब से किसी किस्म का एक्शन नज़र नहीं आ रहा है इनको रोकने के लिए। ना ही यहाँ पर पुलिस तैनात है, दिन भर जरूर यहाँ पर पुलिस के एहलकार तैनात रहे थे जब रैली यहाँ पर पहुंची थी। कारकुनान पे अब पुलिस या हुकूमत कार्रवाई भी क्या कर सकती है? जाहिर है उन पर अब डंडे तो बरसाए नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं? ये जो आपने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी वो फुटेजेस देखी होंगी जिस अंदाज में सब कुछ हो रहा है। हो क्या सकता है अभी, जिस तरह इन्होंने कहा कि इसके बाद अब JUIF के कारकुनान आ जाएंगे, वो चार्ज संभाल लेंगे, उनको हटाना और ज़्यादा मुश्किल है। दीगर सियासी जमातों की निस्बत JUIF के जो कारकुनान हैं वो आपने देखा है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में आके तो फिर वो चार्ज संभाल लेते हैं ग्राउंड का और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर भी जिस तरीके से वो मौजूद रहते हैं। और हुकूमत ज़ाहिर है अगर गिरफ्तारियाँ नहीं करती, जो वो कह रहे हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस भी क्या कार्रवाइयाँ करे, कहीं छापे मारे गए लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आप कारकुनान को हटा कैसे सकते हैं? जलसा तो फिर भी कर देगी PDM। देखिए, इसके लिए जब तक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेगी, जब तक किसी भी पार्टी के कारकुन तो अपनी पार्टी की हिदायत पे अमल करते हैं, बिल्कुल वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की हिदायत पे अमल नहीं करेंगे। तो जो PDM की पार्टीज अपने कारकुनान को मैसेज देंगी उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। और इसके लिए जो आपने अपने इंटरव्यू में बात बोली थी वो ये है कि जब तक बराह रास्त कोई सिटिंग नहीं होती अपोजिशन और हुकूमत की, डायलॉग शुरू नहीं होता, और इस सिलसिले में जैसे NCOC में ये तमाम मौजूद होते हैं, यानी कि NCOC का जो फोरम है उसमें और जो कौमी राब्ता कमेटी है उसमें भी सिंध चारों सूबे मौजूद होते हैं। और अगर सिंध आता है तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी के CM वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये तो इनको जिम्मेदारी लगानी चाहिए। और खुद भी वो कोरोना का शिकार हैं, अभी भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वज़ीर आला सिंध से बात करें, बिलावल भुट्टो से बात करें, जो मेन पार्टीज हैं, जहाँ तक नवाज लीग का ताल्लुक है और मौलाना का ताल्लुक है, वो तो किसी सूरत में भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कि उनको सियासी तौर पे कोई नुकसान पहुंचे और गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा पहुंचे। ठीक, तो वो तो हर सूरत में इस सिचुएशन को मज़ीद बढ़ावा देंगे और उसका साफ जो उनकी कैलकुलेशन है
वो यही है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैलता भी है तो तब भी अनरेस्ट पैदा होगा, गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर जाएगा और उसका उनको सियासी फायदा पहुंचेगा। तो वो कोई ऐसा हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, वो उसमें सारे ही हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, का वो राइट ये जो आप बात करें, ऑब्वियसली ये इसीलिए फिर वो उनका स्टेटमेंट भी आ रहा है ना कि जलसा तो हर कीमत पर हो कर रहेगा। सलीम बुखारी साहब, ये ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जी हर सूरत हर कीमत पर हम जलसा करके रहेंगे। अभी साबिर शाकिर साहब भी जो बात कर रहे थे, और मेरा भी हुकूमत के लोगों से भी यही बार बार सवाल रहा है कि भाई आप इस चीज़ पर, इतना बड़ा सीरियस इशू है, पब्लिक हेल्थ का इशू है, तो इस पर क्यों नहीं मुज़ाकरात करते उनके ऑपोजिशन की जमातों के साथ। लेकिन ये क्यों इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं शो किया जा रहा हमारी सियासी जमातों के? जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि कारकुनान तो वही करेंगे जो लीडरान कहेंगे, तो लीडरान क्यों अवाम की जान को दाव पर लगा रहे हैं सियासी फायदे के लिए? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है, एक तो हम तारीख से कोई सबक सीखते नहीं हैं। 2014 और आज 2020 की सूरत हाल में फ़र्क सिर्फ कोरोना का है। इसी तरीके से वहाँ भी हुकूमत वक्त ने उस वक्त कहा था कि आप धरना नहीं दे सकते यहाँ पर, आप इस्लामाबाद से बाहर इज्तिमा कर लीजिए। आपको याद होगा परेड ग्राउंड की इजाज़त मिली थी, फिर वो ज़बरदस्ती 0 पॉइंट आ गए, फिर वो ज़बरदस्ती आप पारे आ गए, फिर वो अल्टीमेटली डी चौक पहुँच गए। दफ़ा 44 उस वक्त भी नाफिज थी, हुकूमत उस वक्त भी धमकियाँ दे रही थी कि जो कानून तोड़ेगा हम उसको पकड़ लेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने है। अब अच्छा जी, कोरोना एक एलिमेंट है बहुत बड़ा। पहली लहर में अगर कौम को जिस तरह से वो डरी थी, जिस तरह पूरी दुनिया में हुआ, उस वक्त अगर उनको ये ना कहा जाता कि ये हल्का सा फ्लू होता है, 2-3 दिन में चला जाएगा, और उनका डर ख़त्म ना किया जाता, तो शायद अब दूसरी लहर जो आती तो उससे लोग घरों तक महदूद रहते। लेकिन चूंकि उस वक्त, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, चाका खुल गया लोगों का, कौम का डर खत्म हो गया, इसलिए दूसरी लहर के SOPs पर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, हुकूमत के अपने लोगों के लिए भी और हुकूमत मुखालिफ के लोगों के लिए भी। आप हालांकि ये सिचुएशन पहली वाली से ज्यादा खतरनाक है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। जी, मैं उसकी एक और वजह ऐसा दिया, लेट द रिकॉर्ड बी स्ट्रेट। पहले जब हम पहली लहर थी उस वक्त इतने टेस्ट नहीं होते थे, इतनी रिपोर्ट्स नहीं होती थी। उस वक्त टेस्ट होते थे 12,000, अब हो रहे हैं 47,000 टेस्ट, तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे ना। तो एक रही ये रेशो भी है, खैर ये टेक्निकल बहस है, ये मेडिकल लोगों तक छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए कि ताकि बात समझ में आए। देखिए, जितने भी जलसे हुकूमत की तरफ से हुए गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना जलसा था, चाहे मुराद सीद ने किए, चाहे जुल्फी बुखारी ने किए, चाहे अमीनुल्लाह गंडापुर ने किए, कोई SOPs थे उन जलसों में? कोरोना तो उस वक्त भी दूसरी लहर आ चुकी हुई थी। फिर उसके बाद आप देखिए जो फिरदौस आशिक अमान साहब फुटबॉल और क्रिकेट मैच खेल रही हैं, वो आप देख रहे हैं, कोई है SOP उसमें? ये जो अभी असद उमर साहब ने तकरीब बिल्कुल सही, बल्कि आज असद उमर की भी बल्कि आई थिंक सखर में थी, जी सिंध में, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि खुद हुकूमत कह रही है कि कहीं पर भी नहीं हो, हमारे लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आप सादिया, जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, आप किसी दूसरे से तवक्को नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि PDM की जमातों ने अब बना ली है जिद, और वो जिद इसलिए बनी है, फिर मैं आपको सूरत हाल का इदराक कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसी अपोजिशन को इंगेज कर लेते बहुत पहले से गुफ्तगू के लिए, वो मुसलसल कुट्टी पर हैं, 2.5 साल होने वाले हैं उनकी हुकूमत को, वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मुलाकात करने को तैयार नहीं। वो चाहते ये हैं कि ये सारे बड़े बड़े लीडर आए और मैं जिनके नाम ले दूं, कोई कमेटी बना दूं, कोई छोटे बड़े उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर ले। इस तरह नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर भी कोई एंगेजमेंट नहीं है विद द ऑपोजिशन, ना बाहर है, तो नताइज यही निकलेंगे जो हम इस वक्त देख रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी, कल हम पूछ रहे थे, हुकूमत का मौकफ ये है कि इस हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी बनी है, ऑपोजिशन उसका बॉयकॉट कर रही है, नहीं आ रही, उनके इजलासों में भी नहीं आ रही। और ऑपोजिशन ऑब्वियसली, जिसने आपने कहा कि जो जिद है वो ये है कि जी PM साहब हमें बुरा भला कहते हैं, अभी भी हमारे खिलाफ उनके वुज़रा जो हैं वो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं। लेकिन ठीक है, आप कह लें हुकूमत को बुरा भला, हुकूमत की परफॉर्मेंस को बुरा भला कह लें जनरल साहब, लेकिन बार बार बात वही हो रही है, चाहे हुकूमत के अपने लोग करें, जैसे फिरदौस आशिक अवान का जिक्र हुआ, असद उमर साहब के उसकी गैदरिंग का जिक्र हुआ, या ऑपोजिशन के लोग जलसे करें, आप उसमें जो जान है वो तो अवाम की दाव पर लगा रहे हैं ना। अगर आप अवाम को कहते हैं, उनके कुछ, मैं नबील गबोल का मौकफ सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जी जिसको जान प्यारी है वो ना आए, हम जबरदस्ती थोड़ी लेकर आते हैं। तो ये अगर जब ऑपोजिशन का मौकफ होगा कि वो खुद ही नहीं अवाम को बता रहे होंगे इस खतरे का कि क्या करना है, उनको खुद ही एहसास या इदराक नहीं होगा, उनके अपने लीडरान को कोरोना हो चुका है।
फिर क्या करे अवाम? सादिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात यह है कि ये अवाम घास नहीं खाती, बड़े बाशऊर हैं लोग, और अवाम ने शऊर का मुजाहरा उस वक्त भी किया था प्री पार्टीशन, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया था। न सोशल मीडिया था, न तालीम थी, और हिंदुओं के नीचे, कर्जों के नीचे दबे हुए मुसलमान लोग थे। लेकिन जब उनसे वोट डालने का कहा गया तो उन्होंने बड़ी सियासी शऊर का मुजाहरा आज से 70 बरस पहले भी किया था। सियासी शऊर भी है, बात समझते भी हैं, लेकिन जहालत और लालच, ये जो दो चीजें हैं ना, एक है इसको बीमारी एक्सेप्ट ना करना। अब भी जो लोग देहातों में रह रहे हैं वो कहते हैं जी कोरोना कोई नहीं है, आया ही नहीं है। ये खामखा गवर्नमेंट एक ढोंग रचा रही है। पहली बात तो यह है कि इस जहालत का, बुखारी साहब ने वजीर आजम के स्टेटमेंट का जिक्र किया ना, जिसमें वजीर आजम कहते थे कि ये बस एक फ्लू है। देखें, ये बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कही थी, जिनके मुल्क में आज 2.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी है। अच्छा, कह रहे हल्का ये बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कही थी कि कोनीन की 2 गोलियां, देखो उन्होंने कहा था कोनीन की 2 गोलियां खा लें, क्लोरोक्विन, और ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था, और आज 2.5 लाख लाशें वो उठा चुके हैं। ये इस काश इतनी, हाँ, लेकिन काश इतनी आसान सूरत हाल होती। सूरत हाल अब खुद हुकूमत बता रही है, और दूसरा ऑब्वियसली अदालत का भी हुक्म आ गया है कि एनसीओसी के जो फैसले हैं वो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, उन पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए, और वो बाइंडिंग है सब पे। जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि जिन घरों में कोरोना हो चुका है या जो अपनी लाशें उठा चुकी हैं, उन खानदानों से जाकर पूछें कि ये क्या बीमारी है और क्या तकलीफ है। लेकिन जो हमारे ये सियासी शोबदाबाज हैं, इनमें से लीडर कोई भी नहीं है। ये सब पेशावर सियासतदान, एक नाम है इनका, पेशावर सियासतदान है, लीडर इनमें कोई भी नहीं है। तो ये लोग लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुकदमात से निजात हासिल करने के लिए, और गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए। और गवर्नमेंट एक अजीब कंफ्यूजन का शिकार है। हमारी आर्मी में एक मिसाल दी जाती थी कि बकवास और हुक्म में क्या फर्क है। मुझसे एक आदमी ने सवाल किया तो मैंने कहा ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा। उन्होंने कहा जी हुक्म वो होता है जिस पे आप हुक्म दें और अमल दरामद को यकीनी बनाए तो वो हुक्म है, और वही हुक्म जिस पे आप अमल दरामद कराने में न सीरियस हो न सलाहियत रखते हो तो वो बकवास है। तो मुझे लगता है बकवास ज्यादा हो रही है, एहकामात कम है। सही है, हुक्म दे दें लेकिन आप उस पर अमल न करा सकें। करेंगे, हुकूमत कह रही है ये नहीं करेंगे, न करा सके। तो ये जब सारा तमाशबीनी हो रही है, ये कंटेनर्स का तमाशा हमने मुशर्रफ के दौर में भी देखा, फिर ये तहरीक तालिबान के लिए उसके जो तहरीक नफाज शरिया थी उसके लिए भी देखा। ये कंटेनर रख देने से एक आम आदमी की जिंदगी तो अजाब बन जाती है, लेकिन जिनको रोकना होता है वो नहीं रुकते। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि अगर हुकूमत इतनी ही इस मामले में संजीदा है तो एक तो ऑब्वियसली जो उनके अपने लोग इस किस्म की गैदरिंग्स कर रहे हैं उनको रोका जाए सबसे पहले, तो ताकि ऑपोजिशन को और अवाम को भी नजर आए कि हुकूमत की तरफ से संजीदगी है। सिर्फ और सिर्फ ये हुक्म जो है वो ऑपोजिशन के जलसों के लिए नहीं है। और दूसरा, अगर आपने फैसला कर लिया है, अदालत का हुक्म आ गया है, तो फिर हुकूमत उस पर सही तरीके से अमल दरामद कराए, इंप्लीमेंटेशन करवाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्तान में पीडीएम का जलसा है सोमवार को, और उस हवाले से जो कारकुनान कासिम बाग में आज हमने देखा कि रुकावटें हटाते हुए स्टेडियम पहुंच गए और वहां मौजूद हैं और कह रहे हैं कि परसों तक मौजूद रहेंगे। JUIF के और दीगर जमातों के कारकुनान भी आज वहां आकर बैठ जाएंगे। ज़रा इस पे साबिर शाकिर साहब बात करते हैं। जिस तरह आपने कहा था कि एक आपको ऑब्वियसली जिद नज़र आती है ना कि हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के लिए सियासी लीडरान से अपोजिशन के तैयार नहीं है, अपोजिशन भी पीछे
हटने को तैयार नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट उनको लगता है कि भाई हमें सियासी नुकसान होगा, जैसे आपने जिक्र किया। ज़रा इस पे बात करते हैं कि एक लम्हे को वो आवाम की जान को ख़तरे में भी डालते हैं, कोरोना की केसेस में इजाफा भी होता है, वो ये वबा भी फैलती है, लेकिन ऐसा क्या सियासी फ़ायदा है जो ये अपोजिशन की जमातें, PDM की 11 जमातें हासिल कर लेंगी इस अंदाज में जलसे करके या हुकूमत को ऐसे प्रेशराइज करके? वो सियासी फायदा है तो वैसे खतरनाक इरादे, और वो कहते हैं जनवरी में हुकूमत घर चली जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जैसे वापस आए थे ना फौरी तौर पे, जब लास्ट कोरोना वेव आई थी, तो उनकी भी कैलकुलेशन यही थी खुदा ना खास्ता यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा और कोरोना फैलेगा और उसकी जाहिर नाकामी गवर्नमेंट से आएगी, तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया और वो ना हो सका जो पूरी दुनिया में जिस तरीके से तबाही मचाई, इंडिया में, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन पाकिस्तान महफूज रहा। अब भी अगर हम अपोजिशन के नुक्ता नज़र से सोचें तो जाहिर उनका टारगेट हुकूमत को गिराना है और हर सूरत में वो किसी भी तरीके से गिर जाए, आईनी तरीका हो, गैर आईनी तरीका हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो। तो उनकी अभी भी ये है कैलकुलेशन के जनाब, अगर फर्ज करें कोरोना फैलता भी है, कोरोना फैलेगा, हॉस्पिटल से प्रेशर आएगा, हेल्थ सर्विसेज हमारी जो कि ऑलरेडी आ गया है, बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी ऑलरेडी बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि लोगों को फील नहीं हो रहा। लेकिन हॉस्पिटल इस वक्त इस्लामाबाद के मैं बताता हूँ कि इस्लामाबाद में यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल तक बुक हो चुके हैं। हमारे अपने दोस्त अरशद वहीद चौधरी साहब बिल्कुल चल बसे बेचारे, और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अपोजिशन तो सिवाय एक ही है, और वो खास तौर पे नहीं, बट ये बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। आप कह रहे हैं कि कोरोना से इस हद तक उन्होंने उम्मीद ये लगाई हुई है कि जी ये खुदा न खास्ता मुल्क में फैले और इनकी हुकूमत चली जाए, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, कहने को दिल नहीं करता, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी प्लानिंग, उनकी सोच यही है इस वक्त। ठीक है, मैं बुखारी साहब इस आपसे भी इसी पे ज़रा आपका एनालिसिस चाहूँगी कि बार बार ये जो कहा जाता है कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, फिर ऑब्वियसली तरह तरह के नाम दिए जाते हैं कि ये हुकूमत, वज़ीर आज़म, इसके वज़रा कोविड-18 है, कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कोरोना से इतना ख़तरा नहीं है जितना इनसे है, इनको हर हाल में घर भेज कर ही रहेंगे। क्या सियासी तौर पे क्या हासिल कर लेगी अपोजिशन ये जलसे करके, और ये जो जनवरी में इस हुकूमत को घर भेजने का क्लेम है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या ऐसा यकीन है इनको? असल में मेरा डिलेमा ये है सादिया कि मुझे ना कंपैरेटिव्स में से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप याद करें 2014 के धरने में क्या डेडलाइंस नहीं दी जा रही होती थी कि इतने देर में ये जली जाएगी, इस्तीफा लेके जाऊंगा, इससे पहले वापस नहीं जाएंगे, एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। वो मैं कहता था ये रवायत डली हुई है ना हमारे, जिसकी आगे जो है वो आगे वो बढ़ाई जा रही है। एक और बात जो मैं बहुत जरूरी करना चाहता हूँ सादिया, अगर आप इजाजत देंगी, वो ये गवर्नमेंट को या तो फैसला करना नहीं चाहिए और या फिर फैसला करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 3 मिसालें मैं आपको देता हूं, उसके बाद आप मुझे ये ढूंढ के बताइएगा कि कहां है गवर्नमेंट की रेट। उन्होंने कहा मानसहरा का जलसा नहीं करने देंगे, जलसा हुआ और कितना बड़ा हुआ आपके सामने है। पेशावर का जलसा नहीं करने देंगे, जो आएगा वो जेल जाएगा, जलसा हुआ कितना बड़ा हुआ। मौलाना फजल रहमान ने लाड़काना में जलसा किया, ये जलसा भी मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि होगा, इसलिए कि हुकूमत अपने फैसले का पैरा नहीं दे रही। हुकूमत अपना फैसला करने के बाद उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन से ना सिर्फ कतरा रही है, बल्कि इंतहाई ढिठाई से उस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। मुझे आप ये बताइए कि जब अदालत का फैसला मौजूद हो कि जलसा नहीं हो सकता, जब कोरोना का थ्रेट इतना सीरियस हो और हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद न करा सके, तो इसका फायदा नहीं पहुंचेगा अपोजिशन को? क्या अपोजिशन ये तस्वर नहीं करेगी कि हुकूमत बहुत वीक है? बुखारी साहब इसमें ये बताइएगा कि उसमें फिर हुकूमत की तरफ से ये जो मौक़िफ़ आता है कि भाई ये लीडरान की जिम्मेदारी अपने कारकुनान को संभालें, हम क्या उधर जाएं, पुलिस जो है वो हाथापाई हो, लाठी चार्ज हो तो फिर ये चीखेंगे कि जी हमारे कारकुनान को या हमारे जलसे पर इस किस्म से हुकूमत ने तशद्दुद किया है। या दूसरा, ऑब्वियसली मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि फिर ये हुकूमत ये एक्सक्यूजेज ना दे कि भाई हमने तो कहा था, अदालती फैसला भी था, लेकिन देखें जी इन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन जलसों से बाज नहीं आ रही, फिर उस पर अमल दरामद करवाएं। तो ऑप्शन क्या है? कि फिर आप छोड़ दें ये कहना कि हम कारकुनान को नहीं हटा सकते, आप करें, फिर फोर्सफुली करना है, जिस तरह से भी करना है करवाएं इम्प्लीमेंट।
सादिया, आप मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत वक्त कौम को किसी के रहमो करम पर इतने बड़े पेंडेमिक की मौजूदगी में छोड़ सकती है? या छोड़ना चाहिए उसको, या ये कहना चाहिए कि उनके जो रहनुमा है वो जिम्मेदार होंगे इसके? इज दैट एनफ फॉर ए गवर्नमेंट? टेल मी वेयर इट हैपेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे बताएं कहां ये होता है कि एक इतने बड़े, फर्ज करें जंग लग गई है और कर्फ्यू लग गया है और लोग कहें हमने तो कर्फ्यू की पाबंदी नहीं माननी है, तो आपका ख्याल है हुकूमत को कहना चाहिए अच्छा जी तुम्हारी मर्जी है? ये नहीं होता। जब हुकूमत फैसला करती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ऑपोजिशन का भी तो है ना कि भाई अगर आप एक तरफ उनके कुछ लोग कहते हैं भाई हम जबरदस्ती नहीं निकाल रहे हैं, हम तो जलसा कर रहे हैं, अवाम ने आने आए, जिसको अपनी जिंदगी प्यारी है वो ना आए, ये भी ऑब्वियसली कोई मुनासिब आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर अवाम जो है वो खुदकुशी करना चाहेगी तो रहनुमा जो अपने आप को बोलते हैं, जो लीडर बोलते हैं, वो अवाम को खुदकुशी करने देंगे? देखें सादिया, बात बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, मैं जाना नहीं चाहता उस तरफ। आप मुझे पहले तो ये बताएं कि ये कैसे तश्कील पाई है पीडीएम। आप पहले मुझे ये तो बताएं कि कैसे इजाजत दी गई उनको इतने बड़े बड़े जलसे करने की। आप मुझे ये तो बताएं कि इसके पीछे कौन है? शय के सिवा, किसी तरफ से किसी इशारे के सिवा ये अपोजिशन पहले तो नहीं इकट्ठी हुई इस तरह से। कभी इसके ऊपर भी गौर करें कि ये हो क्या रहा है। ओके। और इमरान खान साहब को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। मैं कोशिश कर रहा हूं इंतहाई सिंसियरिटी से। आप बताएं ना पहले क्यों नहीं हो गई? और नहीं, और सिर्फ इकट्ठी नहीं हुई हैं, दे हैव एन ओपन फील्ड। वो जो चाह रही हैं वो कर रही हैं आपके सामने। जी, मैंने कहा ना कि हुकूमत ने कहा ये 3 जलसे नहीं करने देंगे, उन्होंने कहा हम करेंगे। पीएमएलएन पे और पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि उनके साथ माजी में वो हो चुका था जो वो नहीं चाहते थे, धोखा हो चुका था इन जमातों की तरफ से, लेकिन अभी साथ हैं और उनको बड़ा यकीन है कि इस दफा नहीं छोड़ेंगे। ये जरा जनरल साहब ये कमेंट कर दीजिए क्विकली, ये जो इन्होंने कहा कि ये किसी के इशारे पर हो रहा है, पीडीएम की जो फॉर्मेशन है वो इटसेल्फ बड़ा एक सवालिया निशान होनी चाहिए। और हुकूमत जो है वो ऑब्वियसली सोच तो रही होगी कि भाई हमने क्या ऐसा किया कि सारी की सारी ऑपोजिशन जमातें जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करती थी, पता नहीं क्या क्या माजी के स्टेटमेंट्स थे, वो इकट्ठी हो गई इस हुकूमत के खिलाफ। और दूसरा ऑब्वियसली कि ये जो इतना यकीन है हुकूमत को घर भेजने का, ये जो दावा है, इसके पीछे आपको भी कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और कहानी है? नहीं, मेरे ख्याल में ये ब्रेक के बाद हम बुखारी साहब से ही पूछेंगे, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और दूर की नजर रखने वाले हैं। नहीं, अभी है टाइम, आप बात कर लें। हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्हीं से पूछेंगे। अच्छा, अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं जो मेरी समझ में आती है। पहली बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और चौधरी शुजात साहब की मुलाकात लाहौर में इयादत के दौरान कल हो चुकी है, उसमें जो बात चौधरी शुजात साहब ने कही है, और वो बड़े वजादार सियासतदान हैं, बड़े गहरी समझ बूझ रखने वाले सियासतदान हैं, खुदा उन्हें सेहत दे। उन्होंने जो बात सिक्का बंद कह दी है ना कि आपके साथ इंतखाबात लड़े और 5 साल आपके साथ खड़े रहेंगे, अगर इस बात पे चौधरी शुजात साहब कायम रहे तो मुझसे आप लिखवा लें, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट 5 साल लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इत्तेहादी फील करते हैं ना। वो पिछले दिनों जो मोने सिलाही ने ट्वीट किया था, या उनके इत्तेहाद काफ लीग की मैं बात करूं कि उनके जो अक्सर ये उनका मौकफ आता रहता है कि जी हम तो सिर्फ इसलिए साथ हैं। जी बिल्कुल बात करें। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मौका दिया ना इत्तेहादियों को? नहीं, वो बात यह है कि इत्तेहादियों के, देखो जब भी कोalition गवर्नमेंट्स बनती हैं आपस में सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और उनके हल भी निकल आते हैं। तो मेरे नजदीक मुस्लिम लीग क्यू में सबसे मौसर आवाज चौधरी शुजात हुसैन की है, और जब वो कह रहे हैं और वो अपने बेटे के लिए कोई वजारत नहीं मांग रहे, सालिक के लिए जो मेरे हल्के से MNA हैं, तो चौधरी परवेज इलाई भी मूनिस इलाई की वजारत से दस्तबरदार हो जाएंगे और ये इत्तेहाद चलेगा और 5 साल हुकूमत पूरी करेगी। दूसरी बात कि ये जो कोविड की हम बात कर रहे हैं, अगर तो कोविड से अमेरिका, UK, फ्रांस, स्पेन, इटली और हिंदुस्तान की हुकूमतें गिर गई हैं फैलने की वजह से, जहां अमवात पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो चुकी हैं, अगर वो हुकूमतें गिर गई हैं तो कोविड की वजह से हम, या ये जो पीडीएम है, ये खिचड़ी भी इस बात की उम्मीद रख सकती है कि जी ये हुकूमत भी गिर जाएगी, लेकिन पहले उन 5 को फिर गिरने दें जो इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक हैं,
एजुकेटेड भी हैं, रिसोर्सफुल भी हैं। अगर वो नहीं गिरती तो फिर पाकिस्तान में ये इमरान खान ने तो इंपोर्ट नहीं किया है कोविड-19। तो मैं समझता हूं ये इनका सिर्फ वावेला एक। और रही बात मुज़ाकरात की, बार बार ये आवाज उठती है मुज़ाकरात की, उसमें एक बात को आप मान लें कि ये फजलुर रहमान किसी किस्म के मुज़ाकरात के टेबल पर पीडीएम को नहीं बैठने देगा। ये लिख लें मुझसे, ये नहीं बैठने देंगे इनको, फजलुर रहमान साहब। मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप कह रहे हैं मौलाना साहब कौम के पास चॉइसेस हैं, सही है कौम जी, और कौम के पास जो चॉइसेस हैं, लोग भी ये देख लें कि क्या यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, असफांदियार वली, इनमें से कौन बेहतर चॉइस है बमुकाबला इमरान खान। तो उनको लाके देख लें अगले इंतखाबात में, फिर कौम भी देख लेगी। तो मुझे नहीं लगता ये सारी जो टोट बटोट की खीर है ये चंद दिनों बाद खत्म हो जाएगी और इसको कोई नतीजा खेज काम नहीं होने वाला। हुकूमत मैं जरा क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले साबिर शाकिर साहब, आपको भी लगता है कि किसी के इशारे पर हो रहा है जो सलीम बुखारी साहब ने ये पॉइंट रेस किया है, पीडीएम बन जाना भी वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सलीम बुखारी साहब को किसी ने गलत इत्तला दी है। अच्छा, सलीम बुखारी साहब को किसी ने गलत इत्तला दी, आप कह रहे हैं। राइट, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 70 की दहाई में रूस के ताउन से तामीर होने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स, जिसने 80 की दहाई में और 90 की दहाई में खूब मुनाफा कमाया, और अगर हम तारीख़ी एतबार से भी बात करें तो पाकिस्तान स्टील मिल्स ये हुआ कि जब जब फ़ौजी हुक्मरानों की हुकूमत रही तो मुनाफे में रही, और जैसे ही सियासी हुकूमतें आईं तो खसारे में चली गई पाकिस्तान स्टील मिल्स का ये इदारा। अब अगर ज़रा सी इस पे बात करें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो 2000 से 2007 तक का ये 7 साल का मैं अगर दौर का जिक्र करूं तो पाकिस्तान स्टील मिल्स ने 20 अरब रुपए मुनाफा कमाया था, और जैसे ही 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा से खसारे में चली गई। पीपल्स पार्टी के दौर में 100 अरब रुपए खसारा हुआ पाकिस्तान स्टील मिल्स का, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जब हुकूमत आई तो 140 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल अगर अभी उनका जिक्र किया जाए तो 55 अरब रुपए का खसारा हो चुका है। 2005 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोशिश भी की पाकिस्तान स्टील मिल्स, हालांकि उस वक्त मुनाफे में थी, इसको प्राइवेटाइज करने की, इसकी निजकारी करने की, और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इसके खिलाफ फैसला दिया था। उस फैसले को तो अवामी पजीराई मिली थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस अंदाज में फिर बुनियाद भी बना उनके हटाए जाने का, और फिर अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई, और तमाम का तमाम तारीख़ का पाकिस्तान का वो हिस्सा है। इस पे अभी बात करते हैं कि जो इस हुकूमत ने अब फैसला किया है। ये हुकूमत कह रही है कि इस वक्त स्टील मिल्स पर 230 अरब रुपए का कर्जा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद मिल के मुलाजमीन को 55 अरब रुपए अदा कर रही है। 92 अरब रुपए साबिका हुकूमतें बेल आउट के नाम पर अदा कर चुकी हैं, और अब 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया गया है, और उन्हें 23.5 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। हर मुलाजिम को 23 लाख से ज़ायद की अदायगी होगी। गुज़श्ता 5 साल से ये मिल जो है वो बंद है, और 75 करोड़ रुपए बंद मिल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस वक्त तक अदा किए जा चुके हैं। इस पर ऑब्वियसली सियासी जमातों की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी बरतरफ तो वज़ीर आज़म को कर देना चाहिए, मिल के मुलाजमीन को क्यों कर रहे हैं। लेकिन एतराज़ करने वाली वो हुकूमतें हैं, वो जमातें हैं जिनकी हुकूमतों में ये मिल खसारे में रही है। पिछले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के दौर में तो आपको याद होगा कि यहाँ तक कह दिया गया था कि जो PIA खरीदेगा उसको पाकिस्तान स्टील मिल्स का इदारा मुफ्त दे दिया जाएगा। सलीम बुखारी साहब, ये आज का जो फैसला है 5 साल से पड़ी बंद मिल को सामने रखते हुए, खसारा सामने रखते हुए अरबों रुपए जो हैं वो लग चुके हैं, ये फैसला दुरुस्त है आपकी नज़र में?
सादिया, मेरी इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, सिर्फ जो पहली गुफ्तगू हो रही थी उसका कुछ थोड़ी सी वजाहत बहुत जरूरी है। मैं आपके सवाल पर आ जाऊंगा। वो ये है कि मुझे साबिर शाकिर साहब ने फरमाया कि जनाब बुखारी साहब को किसी ने गलत बताया है। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ और मुझे तारीख जो कुछ बताती है वो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मुझे तारीख ने बताया कि किसी ने IGI बनाई थी जिसके नतीजे में बेनजीर की हुकूमत चली गई। मुझे किसी ने बताया कि PNA बनी थी जिसके नतीजे में भुट्टो साहब जैसा बंदा मर्द आहान पता नहीं क्या क्या था वो चला गया। मुझे किसी ने बताया कि किसी ने एम्पायर का जिक्र भी किया था। तो ये तारीख जो है ना, ये बड़ी क्रूअल बात चीज है, ये सब कुछ बताती रहती है। दूसरी बात, जनरल साहब ने फरमाया कि ये पूरा ट्रेवर भी करेंगे, अगले 5 साल के लिए भी आएंगे। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन एक बात जो है वो मैंने जैसा कहा कि अगर इनका ख्याल ये है, नहीं मैं अर्ज करूं कि अगर आपका ख्याल ये है कि बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर गवर्नेंस के अवाम के मसाइल हल किए बगैर, तबाही मचाते हुए वो ऐसा कर जाएंगे, तो फिर तो इसे शेख चिलियन ख्वाहिश कहा जा सकता है। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अब आपके सवाल पर, आपका सवाल जो है स्टील मिल के हवाले से, देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, जो नेशनल हमारे फ्लैग कैरियर अदारे थे जिसमें PIA था, जिसमें स्टील मिल थी, बहुत सारे और नाम साबिर शाकिर साहब, इनकी बात मुकम्मल हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। उनको बर्बाद किया इन्होंने, कहीं पर ओवर एम्प्लॉयमेंट करके, कहीं पर अपनी मर्जी के बंदे ऊपर बिठा के उनको मैसिव तनख्वाहें दे के, और वो यूनियंस बना दी गई। PIA में भी जब आप कुछ करने की बात करते थे तो वहां पे एहतजाज शुरू हो जाते थे, काम रोक दिया जाता था, सियासी फायदे के लिए पोस्ट कम होती थी, लोगों को ज्यादा भर्ती कर दिया जाता था। एक आखिरी जुमला बस करने दीजिए, वो ये है कि इस सब सूरत हाल के पेश नज़र असद उमर साहब ने और इमरान खान साहब ने वो नारा मारा था कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको बाहर से बुलाएंगे जो इसकी प्रोटेक्शन को 300 गुना कर देंगे, वहां से एक आदमी को निकाला नहीं जाएगा, सबकी नौकरियां रेगुलर करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं रेगुलर करेंगे। इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल मैं आप बाकी अपने साथियों के लिए छोड़े जा रहा हूं। इसका जवाब कौन देगा कि दावे भी बेकार थे, ये क्यों पूरे नहीं हुए? जी, इसका जवाब कौन देगा? ठीक, बिल्कुल सही। साबिर शाकिर साहब। जी बिल्कुल, असल बुखारी साहब को हमने जो बात कही है, तो उनको किसी ने गलत इत्तला दी, तो ये होता है क्योंकि जर्नलिस्ट के सोर्स होते हैं हर किसी के, और बुखारी साहब माशाल्लाह महासीनियर हैं, इसमें कोई शक नहीं, सीजन आदमी है। हम सिर्फ उनसे मैं समझता हूँ हमारे सोर्सेज तो आप जैसे साथी हैं, आप बुलाते हैं खबरें हमें, तो आपसे पता चलता है। अच्छा, बुखारी साहब से इतना कहूँगा कि आइंदा जो खबर लेके आए उसकी तस्दीक जरूर करने के आने वाले की कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये एक माहौल बनाया गया जिसमें कोई शक नहीं कि एक माहौल बना दिया गया। और जब तक पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन की जमातें जब तक ये परसेप्शन न क्रिएट करें कि जनाब हमें किसी की शय हासिल है, तो फिर तो किसी ने उनकी बात ही नहीं सुननी। अच्छा, और इस वक्त तो ये खुद उन्होंने ये तासुर दिया हुआ है जी। वो तासुर इसलिए देते हैं कि आपको मालूम है कि जुबैर साहब गए जी, और जुबैर साहब ने बाकायदा तौर पे 2 मुलाकातें की, और TVISPR ने जब वो डिस्क्लोज की, अभी तक जुबैर साहब उसकी वजाहत नहीं कर सके, जाती उम्र बिल्कुल वजाहत नहीं कर सका। तो उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, और ये पार्टनरशिप तोड़ने के लिए मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। फिर ये एक उन्होंने खुद ही ये एक प्रोपेगेंडा किया था, और उस प्रोपेगेंडे की नाकामी होगी। और हम क्योंकि हम खुद भी ये हमारे यहाँ भी यही है कि जब भी कोई जनाब धरना आ रहा है तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई है, और हम कह देते हैं एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी, यही आम तासुर दिया जाता है। इमरान खान साहब का जब धरना आया था उस वक्त भी कहा गया था, और अगर ये उनकी सपोर्ट होती तो फिर तो हुकूमत का तख्ता उलट जाना चाहिए था। हुकूमत का कोई भी तख्ता नहीं उल्टा, और पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, उनके लिए भी धरना आया था डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का, और मुस्लिम लीग नवाज ने पूरे किए, PTI का धरना था। सही है, PTI की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन वो चल रही है, और इसलिए ये इस
पस मंजर में बात की थी, तो बुखारी साहब से फिर मैं कहूँगा कि बुखारी साहब गलत इत्तला मिली। गलत इत्तला मिली। चलें ठीक है, सोर्सेज जो है वो चेक कर लें, वो कह रहे हैं कि जी गलत इत्तला मिली होगी। अब दोनों चीजें हो गई, दोबारा से हम उसी टॉपिक पे चले गए। जनरल साहब या आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहें। एक बात सुनती जाए, क्या कह रहे हैं? एक बात सुनती जाए सादिया जी। जनरल साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बदगुमान लोग जिन्हें पीडीएम की तश्कील में फौज का हाथ नजर आ रहा है, उनके लिए एक मैसेज है कि वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो लोग अब ना आएंगे वापस, न कोई इस तरह की हरकत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। ये कोई शेख चिलियन ड्रीम नहीं है। ये उन बदगुमानों के लिए मैसेज है जो आर्मी और हुकूमत को आपस में लड़ाने के ख्वाब देखते हैं और इसी ख्वाब में फिर उनकी आंख खुल जाती है। तो इस तरह का कुछ होने नहीं जा रहा। सिर्फ पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। कड़वे डिसीजन लिए जा रहे हैं और इन्हीं कड़वे डिसीजन हुकूमतें हमेशा दुरुस्त फैसले करती हैं। फैसलों का पॉपुलर होना जरूरी नहीं है। Imran Khan is taking correct decision about PIA and steel mill and number of other issues, and that will take the country out of crisis. इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और पाकिस्तान सही। लेकिन जाते जाते वो जरा बुखारी साहब ने क्योंकि सवाल कर दिया था कि बाकी जो गेस्ट्स हैं उनसे ये पूछ लें कि ये स्टील मिल को दुरुस्त करने के दावे जो हैं वो पीटीआई ने भी कहता है, तो वो क्यों नहीं कर सके फिर? यानी ये फैसला करना जो आज मैं आपको ये बता देता हूं, मेरी बात सुन लें आप। अगर आप तीन चीजों का कंपैरिजन कर लें, अगर इत्तेफाक फाउंड्री नीचे गई है, अगर सिंध की शुगर मिलों की प्रोडक्शन नीचे गई है, या जो इनके बाकी एडवेंचरिज्म है ब्लू एयर नीचे गई है, तो फिर अगर वो ऊपर जा रही हैं तो स्टील मिल नीचे क्यों जा रही है? इसका जवाब आपको मिल जाएगा। उनमें सियासी भर्तियां नहीं हैं, वो अपनी जेब से अखराजात होते हैं, लिहाजा वो तरक्की करेंगे। जहां सियासत करनी है वहां सियासी भर्तियां करके हुकूमत के अदारों का बिठाया जाता है। ये 4500 मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है पीटीआई की हुकूमत का, और उसका रीजन यह है कि अरबों रुपया जो है वो उनकी तनख्वाहों में गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स खसारे में है, मुल्क की खजाने को नुकसान हो रहा है और 5 साल से स्टील मिल बंद पड़ी है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका, बुखारी साहब, साबिर शाकिर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।